जेन जी बहुत दिनों से लगातार ये शब्द सुनते आ रहे थे और बहुत से लोगों को इसका मतलब भी पता नहीं था। लेकिन जिनको नहीं पता था और जिनको पता था कि ये एक विशिष्ट जनरेशन के लिए उपयुक्त किए जाने वाला शब्द है, तो उसकी असलियत भी ये जो अभी कॉकरोच पार्टी का जो सो कॉल्ड आंदोलन हुआ है, इसने दिखा दी। किस तरह के युवाओं के हाथ में हम देश सौंपने वाले हैं, कितने जिम्मेदार हैं ये लोग, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। सब चीज़ों का पर्दाफाश हो गया। सब लोगों की समझ में आ गया कि ये जनरेशन कहाँ जा रही है और कितनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे समाज से आते हैं, जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, जो सो कॉल्ड जो आज मॉडर्निटी की हवा है, पिज़्ज़ा बर्गर, पार्टीज़, लेट नाइट, ये सब चीज़ें जो जो इन्वॉल्व हैं, इंटरनेट जिनके पास बहुत आसानी से उपलब्ध है, जो बहुत महंगे मोबाइल अपने पास रखते हैं, जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो बच्चे जंतर मंतर पे जाके इकट्ठे होते हैं। और चलिए, कारण माना जा सकता है कि नीट का एक पेपर आउट हुआ, तो उसकी वजह से ये बच्चे आक्रोशित थे, आंदोलित थे। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए किया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए किया, और जब सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी मांगों को मान लिया, तो उसके बाद जिस प्रकार का उत्पात वहां पे हुआ, ये अपने आप में जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह की सोच ये बच्चे रखते हैं और किस तरह का भविष्य आने वाले टाइम में हमारे समाज का होने वाला है। इस संबंध में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा समाज को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। अगर हम ये कह के कि बच्चे हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, अगर छोड़ देते हैं, तो ये आगे एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करेगा। और जैसे दिखाई दे रहा है इस आंदोलन के बाद, अब फिर और नई नई चीजें उठाई जा रही हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्वेश्चंस पूछना तो बहुत आसान है, सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया। एक कोई सो कॉल्ड समाज सुधारक अमेरिका से उड़ के आ रहा है, वो अमेरिका जाने के पैसे थे उसके पास में, फिर बाद में उसने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि साहब मैं तो पिछड़े समाज से हूँ। तो कितने लोग जो पिछड़े समाज के वो अमेरिका जा पाते हैं। लेकिन वो हिंदुस्तान आया अमेरिका से, उसका पहले भी आम आदमी पार्टी से संबंध रहा है। उसने आके एक कॉकरोच पार्टी बना ली वहीं से अपने अमेरिका से ही। उसके बाद यहाँ आता है, फंडिंग हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सरकार पीछे हटने को मजबूर हो जाती है बच्चों के नाम पे। आज़ादी और उद्दंडता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उद्दंडता को भी आज़ादी मान लिया जाएगा कि हमें बोलने की आज़ादी है, हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, तो ये आज़ादी नहीं है, फिर ये उद्दंडता है। और उद्दंडता को सुधारने के लिए उसे दंडित किया जाना जरूरी है। अगर दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये उद्दंडता फिर उच्च श्रृंखलता में बदल जाएगी और बाद में अराजकता में। और अराजक समाज का क्या हश्र होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, कल को यही जवान होंगे, कल को यही चलाएंगे। लेकिन अगर आज इनको सही गाइडेंस नहीं दी गई और जिस तरह के कार्य इन्होंने किए, खास तौर पे लड़कियों ने, शर्मसार हो जाता है किसी भी ऐसे आदमी का मस्तक जो भारत के संस्कारों में विश्वास रखता है, जो भारत माता में विश्वास करता है, और जो यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस बात में विश्वास रखता है। नारी का ये रूप, जहाँ वो गालियाँ दे रही है, जहाँ वो माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं, उस माँ को जो माँ इस दुनिया में है ही नहीं। समाज में विकृतियाँ हैं। समाज, कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ समाज सुधारने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है, वो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, वो विकृतियाँ चली आ रही हैं। लेकिन ये जो मोबाइल संस्कृति है, जो ये इंटरनेट संस्कृति है, इसकी एक अपने आप में एक नई विकृति है कि जहाँ पे दूसरों को गाली दे के आप फेमस हो जाते हैं। एक कॉमेडियन है, सो कॉल्ड कॉमेडियन, मैं तो खैर कॉमेडियन नहीं मानता, मैं तो एक उसको बदतमीज इंसान ही मानता हूँ, कि जो गालियाँ दे दे के
बात करता है। उसके शो पे बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं उसके शो पे, और उसके भद्दे जोक और गंदे जोक उन पे वो हंसते हैं, अश्लीलता पे। और ये लोग आज की पीढ़ी के यूथ आइकन बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन जैसा फिल्म स्टार कौन बनेगा करोड़पति के शो पे उनको बुलाता है। हमारी मीडिया इन सो कॉल्ड युवा नेताओं को जगह देती है अपने टीवी चैनल पर और उनसे बात करती है कि जेन जी चाहता क्या है। जेन जी कुछ भी चाहे, अगर वो तर्क सम्मत नहीं है तो वो नहीं हो सकता। ये जो घटना हुई है, इस घटना ने शर्मसार किया है समाज के उस वर्ग को, जो वर्ग कभी ये यकीन ही नहीं कर सकता कि उनके बच्चे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उन माँ बाप को शर्मसार किया है जिनके बच्चे वहां गए हैं। मत जाना गलत नहीं है, आप जाइए, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका क्या होगा? अभिजीत दीपके जो व्यक्ति इसको लीड कर रहा था, वो व्यक्ति, अगर मैं पूछूं 2 महीने पहले क्या कर रहा था वो? ऐसा तो है नहीं कि ये नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ या पिछली बार कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो अचानक सडनली एकदम इसको जोश आ गया और इसने कहा था मैं देश को बदल दूंगा। सब लोग युवा रहे हैं किसी न किसी समय पर, कभी ना कभी किसी न किसी काल में हर आदमी युवा रहा है। एक एक पीढ़ी वो भी थी जो आज़ादी के लिए लड़ी, जिसमें भगत सिंह थे, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। एक पीढ़ी वो भी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। एक पीढ़ी वो भी है जो आज गालियां दे रही है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो अभी की जो पीढ़ी है, जो हमारी आपकी पीढ़ी है और हमसे पहले की पीढ़ी है, इसको लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये पल के तो हमारे हाथों में बड़े हुए हैं ना। ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया कंटेंट, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। अब आज़ादी के नाम पे ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी परोस दें, कुछ भी गंद परोस दें। अभी एक देश में एक कानून पास किया गया है कि एक एज होनी चाहिए, बच्चे तब इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर वो एज याद नहीं है कितनी है, शायद 13 14 साल या 15 साल होगी, कि उससे नीचे के बच्चे इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते। इंटरनेट पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी सरकार को कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे इन लोगों से डर के, कि कहीं ये फैल ना जाए। क्या कर लिया भाई जैन जी ने नेपाल में, नेपाल बना देंगे। क्या हो गया नेपाल में ऐसा? क्या नेपाल में आपने तीर मार लिए? बालन शाह को बैठा दिया और अब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। तो फिर क्या रोज आप चेंज करते रहोगे इस तरीके से? फिर संसदीय जो लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ रह गया? गुंडागर्दी नहीं चल सकती, भीड़ तंत्र नहीं चल सकता। आप कोई भी हो, आप जेन जी हो, जेन एक्स हैं, जेन वाई हैं, और कोई जनरेशन है, किसी की भी मनमर्जी, उद्दंडता, बदमाशी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ना चली है ना चलेगी। ये बात सब लोगों को समझनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपने भारत सरकार को झुका लिया? आपने भारत सरकार को नहीं झुकाया है, आपने इस देश को शर्मिंदा किया है। इस देश को शर्मिंदा किया है अपनी हरकतों से। मेरी भारत सरकार से एक प्रार्थना है। मैं लगातार देख रहा हूं कि चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो पहले किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो अब ये हो, ये एक ऐसा टूल बन गया है सरकार को झुकाने के लिए कि आप आओ, दिल्ली में एक जगह बैठो और पूरा दिल्ली जाम कर दो, और उसके बाद फिर आप, सरकार मजबूर है, अगर कहीं जरा सा बल प्रयोग कर दिया तो बल प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया, अगर नहीं किया तो बल प्रयोग करके स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सकता था। तो इधर करो या उधर करो, दोनों तरीके से आप जो है, अब वो राहुल गांधी जी वहां पे लेट रहे थे प्रधानमंत्री घर के सामने। अभी कल ही मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, शायद रशीद किदवई जो है, ये जो कुरुक्षेत्र वाला प्रोग्राम आता है इंडिया टीवी पे, उसमें कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी को उठाया क्यों नहीं, तुरंत उठा देना चाहिए था। तो सामने पत्रकार ने पूछा तो क्या डंडे मार के उठाते? कहते हाँ डंडे मार के उठा देते। जरा फर्ज करिए अगर ऐसा हो जाता तो यही पत्रकार साहब सबसे पहले कूद कूद के कह रहे होते कि साहब लोकतंत्र जो है वो है ही नहीं हिंदुस्तान में, सरकार डंडे मार रही है नेता विपक्ष को। तो डबल स्टैंडर्ड है हर चीज के। तो मैं प्रार्थना ये कर रहा था सरकार से कि भाई ये जो दिल्ली को बंधक बनाने की नई परंपरा शुरू हुई है, और लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को सफल होते देख लिया है इस बार, कि आप दिल्ली को बंधक बनाओ, 10 20 दिन प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, राजपथ पे चलेंगे,
पूरी दिल्ली को बंधक बना दो, व्यापार गतिविधियां सब ठप कर दो। अल्टीमेटली इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी ठीक है। तो भाई पहले तो ये जो धरना स्थल है जंतर मंतर से, ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। ये कहीं दिल्ली से बाहर बनाओ, बागपत के पास बना दो, उधर जो है हरियाणा की तरफ बना दो, राजस्थान की तरफ बना दो, लेकिन वहां से हटना चाहिए। कारण उसका ये कि मानवाधिकार सिर्फ इन्हीं के नहीं है, जैन जी वालों के। मानवाधिकार उन लोगों के भी हैं जिनकी रोजी रोटी वहां पे चलती है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है इस वजह से। तो एक चीज तो पहली ये कि ये जो धरना स्थल बना हुआ है जंतर मंतर, क्यों है जंतर मंतर धरना स्थल, समझ में नहीं आता। कनॉट प्लेस व्यापारिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र भाव में जंतर मंतर है, वहां पे धरना करके बैठ जाओ, बंद कर दो सब कुछ। दूसरी बात, एक एसओपी होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में दिल्ली पुलिस या जो भी अथॉरिटीज हैं वो क्या एक्शन लेगी। एक आदमी जाके बैठा, उसको बैठने के बाद एक अधिकारी जाए, उससे पूछे, उससे जो विज्ञापन लेना है, जो भी उसकी डिमांड्स हैं वो डिमांड सुने, और वो आदमी को बोले कि अब आप उठिए। ये लोगों को इकट्ठा करने का नाटक ये नहीं चलेगा जब तक ये एसओपी नहीं होगा, ये धरना स्थल बाहर नहीं जाएगा। और एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए कि इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया तो इसके बाद बल का प्रयोग होगा। और उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मेरे को डंडा लग गया या मेरे को पैलेट गन लग गई। अगर आप जिस पुलिस वाले कपड़े फाड़ रहे हैं, जिस आरएफ वाले कपड़े फाड़ रहे हैं, वो भी इंसान हैं, उसके भी घर पे उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं। तो ये मत रोइए कि आपके मानवाधिकार हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप यहाँ तमाशा कर रहे हैं। तो सरकार एक एसओपी बनाए, डिटेल्ड एसओपी बनाएंगे। आप नहीं, आप पे बनता, मेरी मदद ले लीजिए, मैं बना के दे दूंगा आपको। और वो एसओपी पूरा पब्लिश होना चाहिए अखबारों में, हर जगह। किसी भी धरने का ये प्रोटोकॉल है, इस तरीके से होगा। और अगर ऑलरेडी है तो उसका पालन सुनिश्चित करें। सबको पता होना चाहिए कि एक बैरिकेड तोड़ने का मतलब क्या होगा, एक दिन से फालतू रुकने का मतलब क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आप 2 दिन वहां पे बैठ जाएंगे, सरकार नहीं जाएगी, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, यहाँ कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अराजकता कोई लोकतंत्र मान लिया है यहाँ पे इन्होंने, विपक्ष ने। मैंने कई बार सुना लोग कहते हुए कि ये एक पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वही सिचुएशन है। समाज जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, व्यापार जाए भाड़ में, सिर्फ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। एक फैमिली की पॉलिटिक्स चले आ रही है, वही पॉलिटिक्स होनी चाहिए बस। एंड लास्ट, आप कानून लेके आ रहे हैं विदेशी फंडिंग के लिए। ये कानून जो आ रहा है, इस कानून का पहले तो मसौदा ऐसा होना चाहिए कि एक पैसा भी अगर किसी एनजीओ के पास कहीं विदेश से आता है तो वो सरकार के थ्रू रूट हो। सीधा पैसा नहीं आ सकता उसके बैंक अकाउंट, सरकार के पास आएगा, सरकार उसको क्लियरेंस देगी, तब वो पैसा जाएगा। और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, इस एक एक पैसे का हिसाब वो एनजीओ दे। क्योंकि देखने में आ रहा है, आप 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बता दीजिए कहीं पे, साहब एक कोई मुद्दा है, उस पर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए आपके साथ में, बिना फंडिंग के ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। और इसमें कहीं ना कहीं भारत के शत्रु हैं जो देश, उनकी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो फंडिंग है, मिली भगत है। अगर भारत में शांति होगी, भारत में उद्योग धंधे फले फूलेंगे, तो ऑब्वियसली उनको मिर्ची लगेगी इस चीज से। ये एक दिन की योजना नहीं होती, ये अच्छी खासी एक पूरी लंबे समय से सुनियोजित तरीके से योजना बनाई जाती है, जिसका ये पूरा फिर बाद में एग्जीक्यूशन करते हैं। और सबसे बड़ा जो लास्ट पॉइंट जो मेरा है कि हमारी जो एलआईयूज हैं वो क्या करती है। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कैसे पता नहीं चलता कि इतना बड़ा एक बिल्डअप हो रहा है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से जा रहा है। आज के ज़माने में ये समझना बहुत मुश्किल है कि जो हमारी एलआईयू है, वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो क्यों फेल हो रही है। तो हमें अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हमारी जो खुफिया संगठन हैं इनको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि देश विरोधी तत्व जो भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं उससे पहले ही उनको रोका जा सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इसको पहले ही रोक देते तो ये सब घटनाएं ना होती। लेकिन इस घटना का एक तो पॉजिटिव मैं मानता हूं कि इन लोगों की जो ये सो कॉल्ड जेंजीज हैं, जो बच्चे, इनकी असलियत बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि भाई किस टाइप की बातें करते हैं, किस टाइप की इनकी सोच है। हो सकता है कि इस वीडियो पे गाली वाली देना शुरू कर दें, क्योंकि वही आता है इन लोगों को, और तो कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं तो कोई फेमस आदमी हूं नहीं कि सब मुझको गाली दे के कोई फर्क पड़ जाएगा।
ये गाली तो मोदी तक को दे रहे हैं, तो मेरी तो क्या क्या औकात है इस चीज़ में। योगी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है ये भारत सरकार से कि 4 पॉइंट जो है ये जो बोले हैं, इन 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है। और एक बार गलती गलती होती है, अगर दूसरी बार गलती हो रही है तो फिर गलती नहीं है, फिर तो लापरवाही है। और अगर आप लापरवाही करते रहेंगे तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ये ऐसे दीमक आते रहेंगे, देश को खाते रहेंगे। आपको एक समग्र पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पेपर लीक की जहां तक बात है, एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि सब पेपर लीक जो है उसके ऊपर जो कानून आया है वो आपने खाली सजा वाला तो प्रावधान कर दिया उसके अंदर, लेकिन आपने ये तो नहीं किया कि सब कैसे रुकेगा। सजा तो मतलब हो गया उसके बाद की बात है, लेकिन होना ही नहीं चाहिए उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया। तो ये तो आपको करना चाहिए ना, ये तो बच्चों का, ये तो तर्क गलत नहीं है कि सर ये पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य पर फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का। हर कोई एग्री करेगा इस बात से। हाँ, उसका तरीका उनका बिल्कुल गलत है, वो मैं आपके सामने बोल चुका। लेकिन भारत सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ टेलीविजन हैं, चाहे वो हमारे जितने भी ये ऐसे अड्डे हैं कि जहाँ पे बच्चे जो है वो गलत गतिविधियों में, चाहे वो नशे से संबंधित हो, इन सारी गतिविधियों में जा रहे हैं, चाहे हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो धरना स्थल को शिफ्ट करने वाली बात हो, चाहे वो एक एसओपी बनाने वाली बात हो ऐसे धरना प्रदर्शनों के लिए, तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी और इफेक्टिवली करनी पड़ेंगी। अगर आप इफेक्टिवली करेंगे तो ये सब चीजें भविष्य में नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारत के युवा देश को आगे लेके जाएं, उसके लिए उनको वो माहौल देना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी कि जिससे उनके मन में देश के प्रति एक इज्जत का भाव पैदा हो और वो देश की इज्जत करें। ये झंडा उठाने से खाली देश की इज्जत नहीं होती कि हाथ में झंडा है और आप दूसरों को गालियां दे रहे हैं। आपका कैरेक्टर स्ट्रांग आ पाएंगे जब आप पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। ये एक सीख है समाज के लिए भी और देश के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि एक बार अपना आत्मनिरीक्षण करें, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और कल को इसकी अंतिम परिणति क्या हो सकती है।